Hello everyone, I am Ravinder Ravi, PGT Mathematics, and today we will discuss the chapter number 5th of the plus 2 class, which is limit and continuity. And today's topics are continuity on interval. Continuity on interval. तो इंटरवल मीन्स ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल. तो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि ओपन इंटरवल का कॉन्टिन्यूटी में क्या इफेक्ट रहेगा और क्लोज्ड इंटरवल का कॉन्टिन्यूटी में क्या इफेक्ट रहेगा. उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करेंगे जिसमें हम ये बताएंगे कि कौन कौन से फंक्शन जो हैं वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होते हैं. और इसके बाद हम उसके कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल डिस्कस करेंगे जिससे आप लोगों को ये टॉपिक अंडरस्टैंड हो जाएगा, ताकि आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं. नाउ लेट अस स्टार्ट. कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन ऑन एन ओपन इंटरवल. कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन ऑन एन ओपन इंटरवल. इसका मतलब ये कि ओपन इंटरवल में कॉन्टिन्यूटी जो है वो हम कैसे डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ए फंक्शन f of x is said to be continuous at a comma b. It means at open interval ab if f of x is continuous at every point of a and b. इसका मतलब यह है कि f of x को हम continuous at a b कब बोलेंगे, जब हमारे पास f of x जो है वो ओपन इंटरवल a b के हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस फंक्शन बनेगा. इसका मतलब यह है कि ओपन इंटरवल में फर्स्ट और लास्ट वैल्यू जो वो इंक्लूड नहीं होती है. इसका मतलब ये हो गया कि ओपन इंटरवल में a और b को छोड़कर, इसका मतलब ये है कि x डज नॉट इक्वल टू a एंड x डज नॉट इक्वल टू a एंड x डज नॉट इक्वल टू b. इसका मतलब x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू b को छोड़कर a और b के इन बिटवीन जितनी वैल्यूज आती हैं उसमें f of x जो वो कंटिन्यूस होना चाहिए. तब हम बोल सकते हैं कि फंक्शन f of x इज सेड टू बी कंटिन्यूस a एंड b. इसका मतलब ये कि ओपन इंटरवल में फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को छोड़कर इन बिटवीन जितनी वैल्यू आती हैं उन सभी वैल्यूज पे f of x जो वो कंटिन्यूस होना चाहिए. तब हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन f of x इज कंटिन्यूस एट a, b. ओपन इंटरवल a, b. सिमिलरली हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन ऑन ए क्लोज्ड इंटरवल. इसका मतलब ये हो गया कि ये फंक्शन f of x इज said to be continuous at closed interval ab if f of x is continuous at every point of a, b. इसका मतलब ये है कि फंक्शन f जो है उसको हम कॉन्टिन्यूस क्लोज इंटरवल a b हम कह सकते हैं जब f of x इज कॉन्टिन्यूस होगा a, b के हर एक पॉइंट पे. इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल टू a पर भी कॉन्टिन्यूस है, फंक्शन f of x जो है वो x इज इक्वल टू b पर भी कॉन्टिन्यूस है, एंड f of x इज कॉन्टिन्यूस एट एवरी पॉइंट इन बिटवीन a एंड b. इसका मतलब ये हो गया कि जब हम ओपन इंटरवल की बात कर रहे थे तो ओपन इंटरवल में a और b के बीच जितने पॉइंट आएंगे डोमेन के उस पे तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, लेकिन x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू b पर ये फंक्शन
कॉन्टिन्यूस नहीं था ओपन इंटरवल में। लेकिन क्लोज इंटरवल में क्या हो रहा है कि x इज इक्वल टू a पर भी ये कॉन्टिन्यूस है, x इज इक्वल टू b पर भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, एंड फंक्शन कॉन्टिन्यूस है हर एक उस पॉइंट पे जो कि a और b के बीच में लाई करता है। इसका मतलब ये कि ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में सिंपली इतना सा फर्क है कि ओपन इंटरवल में फंक्शन जो है वो a और b के इन बिटवीन वैल्यूज पे कॉन्टिन्यूस रहेगा, a और b उसमें इंक्लूड नहीं होंगे। जबकि क्लोज इंटरवल में फंक्शन जो है वो x इज इक्वल टू a पर भी कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, x इज इक्वल टू b पर भी कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, और a और b के इन बिटवीन वैल्यू जो है उस पर भी फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंट थ्योरम्स ऑन कॉन्टिन्यूस फंक्शन। कॉन्टिन्यूस फंक्शन पे कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट थ्योरम है कि इफ f एंड g आर द टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन, मतलब हमारे पास कोई दो फंक्शन देखे हैं f एंड g, और दोनों ही फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ऑन देयर कॉमन डोमेन d। उनकी जो कॉमन डोमेन आ रही है, मतलब f और g का जो कॉमन डोमेन है उसमें अगर ये दोनों कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, देन फर्स्ट पॉइंट आएगा f प्लस g इज कॉन्टिन्यूस ऑन d। इसका मतलब ये हो गया कि अगर f एंड g ऑफ x, f ऑफ x एंड g ऑफ x अगर कॉन्टिन्यूस है किसी पर्टिकुलर डोमेन पर, किसी पर्टिकुलर डोमेन पे मींस कंटिन्यूअस ऑन x belongs to open interval और x belongs to, इसका मतलब यह है कि ये f और g जो है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। x बिलोंग करता है a और b में, a और b का मतलब है कि ओपन इंटरवल a b में, और x बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल में। हमारे पास ओपन इंटरवल हो क्लोज इंटरवल हो, लेकिन क्या है कि f ऑफ x और g ऑफ x जो है वो कॉन्टिन्यूस है इस कॉमन डोमेन पर। इंप्लाइज करके रिजल्ट क्या आएगा कि f ऑफ x प्लस g ऑफ x इज इक्वल टू f प्लस g ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस एट x बिलोंग्स टू a b इस पॉइंट के लिए, और एट x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल a b। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई दो फंक्शन किसी पर्टिकुलर कॉमन डोमेन पे दोनों के दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूस हैं, तो उसका जो एडिशनल फंक्शन आएगा उसको ऐड करने के बाद जो फंक्शन बनेगा वो भी उस कॉमन डोमेन में कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। सिंपल सी बात है। f एंड g जो है उनका जो कॉमन डोमेन है उस पे वो दोनों ही फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, और अगर उन दोनों का मैं एडिशन कर देता हूं तो भी वो गिवन फंक्शन जो रिजल्टिंग फंक्शन मेरे पास आएगा वो भी उस कॉमन डोमेन में कॉन्टिन्यूस फंक्शन रहेगा। एंड सिमिलरली सेकेंड पॉइंट, f माइनस g इज कॉन्टिन्यूस ऑन d, सेम डोमेन जो कॉमन डोमेन। थर्ड पॉइंट आएगा f इंटू g इज कॉन्टिन्यूस ऑन d। फोर्थ पॉइंट आएगा कि f अपॉन g इज कॉन्टिन्यूस ऑन कॉमन डोमेन d। फिफ्थ पॉइंट आएगा कि अगर आप लोगों के पास f ऑफ x जो वो कॉमन डोमेन d में कॉन्टिन्यूस है तो उसको किसी स्केलर वैल्यू से, किसी रियल वैल्यू से जब हम फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आप लोगों के पास जो c इंटू एफ ऑफ एक्स फंक्शन आएगा वो भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन आएगा ऑन d। जैसा कि हमने उसमें अलजेब्रा ऑफ लिमिट में किया था कि f और g अगर कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो उनका एडिशन भी कॉन्टिन्यूस आएगा, लेकिन वहां पे हम डोमेन d डिस्कस नहीं कर रहे थे। वहां एक पर्टिकुलर पॉइंट a लिया था हमने कि अगर फंक्शन f जो है वो a पे कॉन्टिन्यूस है और फंक्शन g जो है वो a पे कॉन्टिन्यूस है तो इसका मतलब f प्लस g जो होगा वो a पर कॉन्टिन्यूस रहेगा। ये हम अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी में कर रहे थे।
लेकिन यहाँ पे कॉमन डोमेन डी, इसका मतलब एक कोई सिंगल पॉइंट की बात नहीं हो रही है यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज की बात हो रही है, इसका मतलब कॉमन डोमेन की बात हो रही है, मतलब एक से ज्यादा पॉइंट यहाँ पे आ सकते हैं, जो कि मैंने x बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी ले लिया या मैंने x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल ए बी ले लिया। कहने का मतलब ये है कि अगर f और g जो है वो दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन दे रखे हैं किसी पर्टिकुलर कॉमन डोमेन पर, तो उनका एडिशन भी कॉन्टिन्यूस होगा उस डोमेन में, उनका सब्ट्रैक्शन भी कॉन्टिन्यूस होगा उस डोमेन में, उनका मल्टीप्लिकेशन भी कॉन्टिन्यूस होगा उस डोमेन में, उनका डिवीजन भी कॉन्टिन्यूस होगा, और अगर हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं किसी फंक्शन से तो वो भी कॉन्टिन्यूस रहेगा उस कॉमन डोमेन में। कहने का मतलब ये आ गया लास्ट में कि f और g अगर कॉन्टिन्यूस फंक्शन है किसी पर्टिकुलर डोमेन पर, तो उनके ऑपरेशन रिजल्ट जो है, ऑपरेशन करने के बाद जो रिजल्ट बनेंगे वो भी उस कॉमन डोमेन में कंटिन्यूस ही रहेंगे। नाउ द नेक्स्ट थ्योरम इज थ्योरम सेकंड थ्योरम में क्या है कि एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। इसका मतलब क्या है कि कोई भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है वो किसी भी पर्टिकुलर रियल नंबर पर कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। इसका मतलब ये कि जैसे मैंने लिखा है दैट इज f ऑफ x इज इक्वल टू k, इसका मतलब इस k की जगह कोई भी रियल नंबर आ सकता है। हमारे पास क्या है कि एवरी कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या है कि किसी फंक्शन f ऑफ x की वैल्यू जो वो किसी कांस्टेंट के इक्वल आ रही है। सपोज करो f ऑफ x इज इक्वल टू 5 इज अ कांस्टेंट वैल्यू। इसका मतलब ये कि f ऑफ x इज इक्वल टू 5 जो है वो x की किसी भी वैल्यू पर कॉन्टिन्यूस फंक्शन रहेगा। f ऑफ x इज इक्वल टू 5, x of x is equal to 10, f of x is equal to 20, f of x is equal to k, f of x is equal to c, ये सारी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट फंक्शन की वैल्यूज हैं, और यहां पर ये कांस्टेंट फंक्शन जो है वो किसी भी x की वैल्यू के लिए कॉन्टिन्यूस फंक्शन रहेंगे। Now next one is theorem third, the identity function is continuous function। identity function का मतलब क्या है कि जहां x और y की वैल्यूज आपस में सेम आती हैं। इसका मतलब क्या है कि f of x is equal to x, और इसको अगर मैं दैट इज करके लिखूं तो इस f of x को मैं लिख सकता हूं y और is equal to x। जहां x और y आपस में इक्वल रहेंगे वो फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन होंगे। मतलब यहां पर भी मैं x की जगह कोई भी रियल नंबर पुट करता हूं तो y जो है वो रियल वैल्यू ही आती है। इसका मतलब यहां पर ये आइडेंटिटी फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन कंसीडर होगा। नाउ नेक्स्ट इज थ्योरम फोर्थ, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। मतलब हम कोई भी पॉलिनोमियल लिखते हैं, कितने भी डिग्री की पॉलिनोमियल लिख देते हैं, वो x की किसी भी वैल्यू के लिए कॉन्टिन्यूस फंक्शन ही रहेगी। सपोज करो यहां पे हम इस पॉलिनोमियल के लिए, इसके लिए मैं f ऑफ x इज इक्वल टू x के प्लस 5x प्लस 6, यहां मैं पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने राइट की है, और यहां पे मैं x की कोई भी वैल्यू पुट कर देता हूं तो ये वैल्यू इनफाइनाइट नहीं होगी। x की किसी भी रियल वैल्यू के लिए ये वैल्यू इनफाइनाइट नहीं है। इसका मतलब क्या है कि पॉलिनोमियल जो होती हैं वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होती हैं। इसका मतलब कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा, क्योंकि वहां पे रियल वैल्यू पुट करने पर हमारे पास इनफाइनाइट रिजल्ट नहीं आएंगे। नाउ नेक्स्ट इज एवरी रैशनल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस इन इट्स डोमेन। अब बात आती है रैशनल फंक्शन की। तो रैशनल फंक्शन का मतलब ये है कि जब हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू p ऑफ x अपॉन q ऑफ x की बात हो रही है, और यहां q डज नॉट इक्वल टू 0 चाहिए। यहां q ऑफ x की जो वैल्यू है वो 0 नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि एवरी रैशनल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस इन इट्स डोमेन। तो इसका डोमेन फाइंड करने का मतलब क्या है कि
क्यू की डोमेन हमें पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी और उस डोमेन में हमारे पास ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस ही रहेगा। इसका मतलब ये कि जो रैशनल फंक्शन होते हैं वो भी हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज थ्योरम 6, द कोसाइन फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन। कोसाइन फंक्शन मींस f of x is equal to cos x। इसका मतलब आप लोग इन सिंपल वे ऐसा भी बोल सकते हैं कि एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो सारे के सारे जो है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट है मॉडुलस फंक्शन x mod इज कॉन्टिन्यूस, दैट इज f of x is equal to mod x। mod x में भी x की कोई भी वैल्यू अगर आप लोग पुट करते हो रियल नंबर तो डेफिनेटली वो रियल नंबर ही टर्म आएगी। नेगेटिव वैल्यू पुट करने पर भी रियल नंबर आएगा, जीरो पुट करने पर भी रियल नंबर, और यहां पे आप लोग के पास पॉजिटिव वैल्यू पुट करने पर भी रियल नंबर आएगा। तो इसका मतलब ये भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। नाउ थ्योरम 8 में द एक्सपोनेंशियल फंक्शन e raised to power x is continuous। एक्सपोनेंशियल मींस f of x is equal to e raised to power x। इस टाइप के कोई भी फंक्शन जहां x की वैल्यू पुट करने पर हमारे पास रियल नंबर ही आ रहे हैं, इसमें कोई फर्क नहीं आ रहा है मतलब, तो इसका मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन रहेंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज द कॉम्पोजिशन ऑफ द टू फंक्शन is a continuous function, that is f of x is equal to cos of mod x। इसका मतलब ये है कि जब हम दो फंक्शन का कॉम्पोजिशन करते हैं, मतलब f of x और g of x का जब हम कॉम्पोजिशन करके एक फंक्शन निकालेंगे वो भी हमारे पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन रहेगा अगर f और g जो है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। इसका मतलब f और g दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होने के बाद जब उनका कॉम्पोजिशन फंक्शन बनेगा तो वो भी हमारे पास जो है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन ही बनेगा। जैसे सपोज करो यहाँ पे cos x, तो cos x जो है वो बेसिकली तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसको हम कोसाइन फंक्शन बोल सकते हैं, और mod x जो वो मॉडुलस फंक्शन है। तो ये दोनों ही कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, लेकिन जब इसका कॉम्पोजिशन बना दिया हमने तो cos of mod x आने पर ये फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन ही बनेगा। बाकी जितना हमने ये किया है इसका हमारे पास बहुत डिटेल में रिजल्ट्स मिलेंगे जो कि आप लोग बुक से थोड़ा कंसल्ट कर सकते हो, जिससे आप लोग को और भी डिटेल में इन चीजों का रिजल्ट मिल सकता है। नाउ आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f of x is equal to sin 2x upon x if x less than 0 and f of x is equal to x plus 2 if x greater than or equal to 0। तो अभी हमने ये सारी की सारी चीजें डिस्कस की हैं। हमने पोलिनोमियल फंक्शन भी वहां पर डिस्कस किया, हमने रैशनल फंक्शन भी डिस्कस किया। तो यहां आप फर्स्ट फंक्शन से ये देख रहे होंगे कि sin 2x upon x ये एक रैशनल फंक्शन है और x plus 2 जो है वो एक पोलिनोमियल फंक्शन है, और यहां पे वैल्यू लेस देन 0 और यहां पे वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो जहां पे लेस देन या ग्रेटर देन की टर्म आती है वहां पे आप लोगों को पता है कि हम नेबरहुड पॉइंट से क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो नाउ लेट अस स्टार्ट सॉल्यूशन। गिवन फंक्शन इज गिवन f of x is sin 2x upon x if x less than 0 and x plus 2 if x greater than or equal to 0। we know sin 2x is trigonometric function, implies that sin 2x is a continuous। Now x is polynomial function, implies that x is continuous। And x plus 2 is polynomial function,
implies that x plus 2 is a continuous function। इसका मतलब हमें क्वेश्चन से ये लग रहा है कि ये sin 2x जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कॉन्टिन्यूस है, x जो है वो पॉलिनोमियल है। इसका मतलब जब ट्रिग्नोमेट्रिक अपॉन पॉलिनोमियल आ गया, हमारे पास फंक्शन आ गया sin 2x अपॉन x। इसका मतलब जब दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि sin 2x भी कॉन्टिन्यूस, x भी कॉन्टिन्यूस। इसका मतलब जब इनका डिवीजन किया जाएगा तो ये रैशनल फंक्शन है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन इन इट्स डोमेन। डोमेन का पॉइंट है x लेस देन 0। x की वैल्यू यहां अगर 0 बन जाती है, x की वैल्यू यहां पे 0 आ जाती है, तो sin 2x अपॉन 0, sin 2x अपॉन 0 ये तो इनफाइनाइट बन गया। लेकिन डोमेन के पॉइंट क्या है? डोमेन के पॉइंट है x लेस देन 0। इसका मतलब 0 डोमेन का पॉइंट नहीं है, 0 जो है वो डोमेन का पॉइंट नहीं है। इसका मतलब x लेस देन 0, x लेस देन 0 मतलब कोई भी नेगेटिव वैल्यू x की यहां पे आएगी, और x की किसी भी नेगेटिव वैल्यू के लिए ये वाला फंक्शन जो होगा, x की किसी भी नेगेटिव वैल्यू के लिए x लेस देन 0, x लेस देन 0 के लिए ये फंक्शन जो होगा वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा, x की किसी भी वैल्यू के लिए। इसका मतलब ये है कि यहां क्वेश्चन से ये हमें प्रूव हो रहा है कि ये वाला जो गिवन फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। दूसरे फंक्शन की बात करें x प्लस 2, तो x प्लस 2 क्या है कि x प्लस 2 इज ए पोलिनोमियल फंक्शन, x प्लस 2 इज ए पोलिनोमियल फंक्शन। और x प्लस 2 अगर पोलिनोमियल फंक्शन है तो अभी हमने जस्ट डिस्कस किया है कि पोलिनोमियल फंक्शन आर कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो जैसा कि इंटरवल की बात करें x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, अगर x की वैल्यू इक्वल टू 0 तो यहां पे एक क्वेश्चन बनेगा x प्लस 2 ना 0 प्लस 2, इसका मतलब 2 कॉन्टिन्यूस आ गया। इसका मतलब क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है और कांस्टेंट फंक्शन जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होते हैं। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 पुट करते हैं तो भी हमारे पास कोई ना कोई रियल नंबर आएगा, तो भी ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन बन गया। तो इसका मतलब ये है कि अल्टीमेटली जो क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन के साइन दिख रहे हैं, क्योंकि सारी की सारी चीजें जो हमारे पास जो वो कॉन्टिन्यूटी की टर्म में आ रही है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो डिस्कस करने का मतलब ये था कि हमने सबसे पहले तो ये चेक कर लिया कि कौन से फंक्शन कॉन्टिन्यूटी की टर्म में है या कौन से नहीं है। तो यहां मुझे कोई भी फंक्शन ऐसा नहीं मिल रहा है जिसको मैं कॉन्टिन्यूस ना बोल सकूं। सारे के सारे फंक्शन जो वो कॉन्टिन्यूटी की टर्म में आ रहे हैं, वो अपनी डोमेन में वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। और अब हमें ग्रेटर देन और लेस देन की टर्म में लेफ्ट और राइट लिमिट को चेक करना है। वहां से हम ये क्लियर कर पाएंगे कि ये क्वेश्चन जो है, ये फंक्शन जो है वो पॉइंट 0 पे कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो नाउ लेट अस स्टार्ट। लेफ्ट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट में हम पॉइंट लेते हैं जहां पे x लेस देन होता है। तो x लेस देन की बात ये आ गई, x लेस देन 0, x लेस देन 0 का मतलब लिमिट x 0, और यहां पे पॉइंट आ जाएगा sin 2x अपॉन x। ये हमने फंक्शन दे दिया लिमिट के। अब हम यहां पे पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस h as h tends to 0। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया लिमिट h tends to 0 नेगेटिव, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट है, इज इक्वल टू साइन 2, और इस x की जगह पुट करेंगे 0 माइनस h, और यहां पे हम पुट करेंगे 0 माइनस h। यहां से हमारे पास रिजल्ट आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव, और यहां से रिजल्ट आ रहा है साइन ऑफ माइनस 2h अपॉन माइनस h। और अब हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू,
यहां से लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव, यहां से चेक करेंगे। साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा इट कैन बी एज माइनस साइन थीटा, जिससे माइनस और माइनस की टर्म क्या हो जाएगी, कैंसल। नाउ लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 2h, तो लिमिट का मेरे पास रिजल्ट था लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1 होगा। इस रिजल्ट से हम इसको बना सकते हैं। तो यहां पे साइन 2h है, तो यहां मुझे 2 से तो डिवाइड करना होगा और यहां 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे मेरा रिजल्ट जो है वो ये 2 कांस्टेंट वैल्यू है, लिमिट से बाहर रख सकते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 और साइन 2h अपॉन 2h, तो यहां से बन गया लिमिट साइन x अपॉन x। इस रिजल्ट के अकॉर्डिंगली मैं इसको लिख सकता हूं 1। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो मेरे पास 2 के इक्वल आ चुका। अब मुझे करना है राइट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट करने के लिए मुझे यहां पे लिखना है राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव और यहां x प्लस 2, क्यों x ग्रेटर देन 0, तो यहां पे मैं पुट करूंगा पुट x इज इक्वल टू 0 प्लस h एज h टेंड्स टू 0, देयरफॉर राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, और यहां इस x की जगह करेंगे 0 प्लस h प्लस 2। इसका मतलब क्या है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 h प्लस 2 आ गया, जिसको मैं अप्लाई करूंगा तो मेरे पास 0 प्लस 2 इट मीन्स 2 रिजल्ट आ गया। इसका मतलब मेरे पास राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 2 आ रही है। ये मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू है और ये मेरे पास जो है वो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू है। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट मेरे पास रिजल्ट आ चुका है। हम लिखेंगे इंप्लाइज दैट, यही लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट implies that यहां लिख देते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट implies that given f of x is continuous at x is equal to 0. This is the required result. ये मेरे पास। Now our next question is determine if f defined by f of x square into sin 1 upon x if x does not equal to 0 and f of x is equal to 0 if x is equal to 0. Now solution given function is given f of x is x square into sin 1 upon x if x does not equal to 0 and this is 0 if x is equal to 0. इसका मतलब यह है कि गिवन फंक्शन f of x हमें दे रखा है और स्टार्टिंग में ही हमें इस चीज का पता चल रहा है कि इस फंक्शन के लिए x स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन x के लिए x की वैल्यू 0 एप्लीकेबल नहीं है। इसका मतलब इस फंक्शन को हम 0 पे चेक नहीं कर सकते। इसका मतलब इस वैल्यू को मुझे चेक करना पड़ेगा या तो ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 या x लेस देन 0। इस पॉइंट पे चेक करें क्योंकि x इज 0 पे इस पॉइंट को चेक नहीं किया जा सकता। लेकिन दूसरे पार्ट में देखिए f of x is equal to 0 if x is equal to 0, therefore f of 0 is equal to 0। ये मेरे पास गिवन है when x is equal to 0 function f of x is equal to 0। इसका मतलब f of 0 is equal to 0। नाउ यहां से चेक करेंगे कि since x square is a polynomial and sin 1 upon x is a
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसका मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल है और साइन 1/x इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड पॉलिनोमियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर बोथ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। इसका मतलब क्या है, इंप्लाइज दैट बोथ आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस। इसका मतलब एक हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन आ गया, दूसरा हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया। इसका मतलब दोनों ही कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। और अभी हमने ये डिस्कस किया है फंक्शन ऑफ द कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में, कि जब हमारे पास दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x। अगर दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का हम प्रोडक्ट कर देते हैं तो इंप्लाइज करके एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो उनका प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। ये आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया यहां पर कि दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो गया। तो यहां से हमें एक बात का तो पता चल गया कि ये टर्म जो है वो कॉन्टिन्यूअस की टर्म में आएगी। तो इसको अब हम 1 बाय 1 चेक करेंगे। पहले हम इसको लेफ्ट हैंड लिमिट के अकॉर्डिंगली प्रूव करेंगे और फिर राइट हैंड लिमिट के अकॉर्डिंगली प्रूव करेंगे और उसके बाद हमारे पास एक एग्जैक्ट रिजल्ट निकल के आएगा जिसको हम इसके साथ कंपेयर करेंगे और कॉन्टिन्यूटी टर्म फाइंड आउट करेंगे। तो नाउ लेट अस स्टार्ट। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव के लिए ले रहा हूं और f ऑफ x। नाउ लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव और इस f ऑफ x की जगह लिखेंगे x स्क्वायर साइन 1/x। नाउ पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस h एज h टेंड्स टू 0। तो यहां से मेरे पास रिजल्ट आएगा लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव और यहां x की जगह 0 माइनस h होल स्क्वायर एंड साइन 1/0 माइनस h। और यहां से मेरे पास रिजल्ट आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहां पे h स्क्वायर, क्योंकि 0 माइनस h होल स्क्वायर का मतलब ओनली h स्क्वायर इंटू साइन 1/माइनस h। तो यहां से अब हमारे पास यहां से जो रिजल्ट आ रहा है, हम इस चीज को यहां डिस्कस कर लेते हैं कि h स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1/, जैसे मैं लिमिट अप्लाई करूंगा h टेंड्स टू 0 यहां करूंगा तो 0 स्क्वायर आएगा, यहां 0 स्क्वायर आ गया। लेकिन 1/0 ये टर्म तो इनफाइनाइट बन गई, लेकिन हम इसको ऐसा नहीं कर सकते बिकॉज साइन x इज ए बॉन्डेड फंक्शन। बॉन्डेड फंक्शन का मतलब क्या है कि साइन x जो है वो हमेशा ही बिलोंग करता है, इसकी जो डोमेन है वो तो ऑल रियल नंबर है, इसका जो रेंज है वो -1 और 1 के बीच में रहता है। इसका मतलब ये है कि जो साइन x है उसकी वैल्यू हमेशा ही -1 और 1 के बीच में आती है। इसका मतलब ये जो वैल्यू आप लोगों के पास आएगी इसको हम इनफाइनाइट वैल्यू नहीं लिख सकते। इसका मतलब ये कोई फाइनाइट वैल्यू है जो कि -1 और 1 के बीच में ही रहेगी। क्यों? क्योंकि साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जब हम ग्राफिकली इसको डिनोट करते हैं तो इनकी वैल्यू जो होती हैं वो -1 और 1 के बीच में रहती हैं। ये वाला ग्राफ है इसका मतलब यहां पे वैल्यू जो है वो y की वैल्यू 1 है और यहां पे -1 है। तो x की पर्टिकुलर वैल्यू जो भी हो सकती है, लेकिन इसकी जो रेंज रहेगी
डोमेन में यहां पे वैल्यू कुछ भी आ सकती है इसकी, लेकिन क्या है इसकी जो रेंज है वो -1 और 1 के बीच में ही रहेगी। ये ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोगों ने लास्ट ईयर भी ट्रिग्नोमेट्री में किया होगा। तो साइन की जो रेंज है वो -1 और 1 के बीच में रहेगी, तो इसकी वैल्यू जो है इस टर्म की वैल्यू वो आप लोगों के पास कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी। तो इस स्टेप में हम यहां से ये करने वाले हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एच स्क्वायर का मतलब क्या है कि 0 स्क्वायर मैंने यहां पे अप्लाई कर दिया है, और यहां पे फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 to 1, ये कोई वैल्यू आएगी। इसका मतलब 0 स्क्वायर 0 इंटू दिस करेंगे तो टोटल रिजल्ट 0 हो जाएगा। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो 0 के इक्वल आ गया मेरे पास। ये मेरे पास सेकंड रिजल्ट है। इस बात को आप लोग समझ सकते हो कि साइन x जो है वो एक बॉन्डेड फंक्शन होता है, और इस बॉन्डेड फंक्शन का जो रेंज है वो -1 और 1 के बीच में रहता है। तो इसकी वैल्यू जो होगी वो -1 और 1 के बीच में रहेगी, जिसको हम फाइनाइट वैल्यू बोल सकते हैं। तो यहां पे कोई भी फाइनाइट वैल्यू आएगी जो कि 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद 0 बन जाएगी। अब हम करेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, और यहां पे हम लिखेंगे x स्क्वायर साइन 1/x। यहां पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 प्लस h एज h टेंड्स टू 0। तो यहां से मेरे पास बन जाएगा राइट हैंड लिमिट का कि लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, और यहां x स्क्वायर मतलब h स्क्वायर 0 प्लस h करेंगे, या तो आप लोग 0 प्लस h कर दो, 0 प्लस h स्क्वायर, और यहां पे साइन 1/0 प्लस h। तो यहां से मेरे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, और यहां से बनेगा h स्क्वायर इंटू साइन 1/h, और साइन 1/h आने के बाद सेम प्रोसेस में साइन 1/h जो है वो एक बॉन्डेड फंक्शन जिसकी वैल्यू जो है वो कोई फाइनाइट वैल्यू -1 और 1 के बीच में रहेगी। तो यहां से नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे, यहां से कर देते हैं कि राइट हैंड लिमिट जो है मेरे पास वो रिजल्ट आएगा 0 स्क्वायर और साइन 1/0। साइन 1/0 का मतलब क्या है कि फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 to 1, ये कोई वैल्यू आएगी जो कि 0 बन जाएगी। राइट हैंड लिमिट यहां से ये जो वैल्यू मेरे पास आएगी, क्योंकि मैं इसको 1/0 करके इनफाइनाइट नहीं बना सकता, तो यहां से आप लोगों के पास कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगी। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 0। इसका भी इक्वेशन था। अब हम ये चेक कर सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, इसका मतलब क्या हो गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f of a, और यहां पे हमारे पास लिमिट हमारे पास जो वैल्यू है x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f of x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f of x और इज इक्वल टू f of a, और तीनों का वैल्यू जो है तो 0 आ रहा है। इंप्लाइज दैट f of x इज a continuous function at x is equal to 0. This is the required answer. This is the required. Our next question is find all the point of discontinuity of the function f defined by f of x is equal to mod x plus 3 if x less than or equal to -3, f of x is equal to -2x if -3 less than x less than 3, f of x is equal to 6x plus 2 if x greater than or equal to 3। इसका मतलब क्या है कि हमें पॉइंट ऑफ डिस्क
डिसकंटिन्यूटी फाइंड आउट करने हैं। तो यहां से आप लोग क्वेश्चन देख रहे हो कि एक पॉइंट तो हमारे पास दे रखा है -3 और -3, और दूसरा पॉइंट 3 और 3। तो देखा जाए तो इसी एक क्वेश्चन में हमारे दो क्वेश्चन छुपे हुए हैं। हमारे पास ये सिंगल क्वेश्चन है, लेकिन हम इसका पार्टीशन करके इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन में हम ये लिख सकते हैं कि f ऑफ x इज इक्वल टू, हमारा फर्स्ट पार्ट है x mod प्लस 3 if x less than -3 and f of x is equal to -2x if -3 less than x। हमारे पास एक क्वेश्चन तो बन गया ये, जिसमें मैंने -3 पॉइंट फाइंड आउट कर लिया यहां पर, और एक क्वेश्चन मेरे पास ये है जिसमें f of x -2x है at x less than 3 and f of x is equal to 6x plus 2 if x greater than or equal to 3। तो इसमें जो पॉजिटिव 3 दे रखा है ये एक अलग क्वेश्चन है, -3 एक अलग क्वेश्चन। तो अभी मैंने -3 वाला पॉइंट फाइंड आउट कर लिया। यहां से x लेस देन और इक्वल टू -3 आ रहा है, और यहां से x ग्रेटर देन -3 आ रहा है। तो इसका मतलब ये लेफ्ट लिमिट है और ये राइट लिमिट के लिए। इसी तरीके से अगर मैं दूसरा पार्ट देखता हूं, तो दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन का ये है कि f ऑफ x इज इक्वल टू, यहां से स्टार्ट करते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू -2x, ये -2x इफ x लेस देन 3। क्यों? क्योंकि -3 मैं ये लिख चुका हूं यहां पर। नाउ f ऑफ x इज इक्वल टू 6x प्लस 2 if x greater than or equal to 3। इसका मतलब यह है कि इस क्वेश्चन में से मैंने -3 पॉइंट अलग रख लिया और प्लस का 3 पॉइंट जो वो मैंने अलग रख लिया। अब मैं 1 बाय 1 इन दोनों ही क्वेश्चन को फाइंड आउट करूंगा, और पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी में अभी फाइंड आउट करने वाला हूं। तो नाउ फर्स्ट -3, ये -3 लिख दिया और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए नेगेटिव लगा दिया, f ऑफ x। नाउ लिमिट x टेंड्स टू -3 नेगेटिव, f ऑफ x की जगह लिखेंगे हम mod x प्लस 3। अगर मैं mod x प्लस 3 को नेगेटिव लिमिट के लिए यूज कर रहा हूं, तो इसको मुझे -x प्लस 3 लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि mod x की दो पॉसिबल वैल्यू है -x एंड +x। -x का मतलब यह है कि x लेस देन 0, प्लस x का मतलब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। x लेस देन की टर्म होती है तब हम लेफ्ट हैंड लिमिट यूज करते हैं, x ग्रेटर देन होता है तो राइट हैंड लिमिट यूज करते हैं। तो यहां से मेरे पास रिजल्ट ये बन गया। अब मैं लिखूंगा पुट x इज इक्वल टू -3 माइनस h एज h टेंड्स टू 0। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट जो मेरे पास रिजल्ट आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट का वो रिजल्ट आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव, और यहां से माइनस एज इट इज, इस x की जगह -3 माइनस h, -3 h और प्लस के 3। मतलब मैंने ये माइनस एज इट इज और इस x की जगह -3 h और प्लस के 3। तो यहां से मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव, प्लस के 3 बन जाएंगे, ये प्लस का h बन जाएगा प्लस के 3। तो जैसे मैं h की वैल्यू 0 अप्लाई करूंगा, 3 प्लस 3 मतलब ये बनेगा 6 प्लस h, इसका मतलब 0, और इसको मैं लिख सकता हूं 6। तो ये मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट का रिजल्ट आ गया जो कि 6 है। अब मुझे करना है राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट करते टाइम मुझे लिखना है लिमिट x टेंड्स टू -3 और पॉजिटिव वैल्यू, और यहां पे लिखेंगे f ऑफ x। लिमिट x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव, f ऑफ x की वैल्यू आएगी अब माइनस के 2x, और यहां पे मैं लिखूंगा पुट x इज इक्वल टू -3 प्लस h एज h टेंड्स टू 0। तो यहां से राइट हैंड लिमिट का रिजल्ट जो मेरे पास है वो लिमिट x
की जगह आ जाएगा h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, और यहां पे देखिए माइनस एज इट इज, और ये 2 एज इट इज, और यहां इस x की जगह पुट करेंगे -3 प्लस h, जो कि लिमिट h टेंड्स टू पॉजिटिव, और यहां पे प्लस के 6 बन जाएंगे और 2h, और जैसे मैं h की वैल्यू यहां पे 0 अप्लाई करूंगा मेरे पास रिजल्ट आएगा 6। तो इसका मतलब ये है कि राइट हैंड लिमिट जो है वो 60 को आ चुका। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि f of x is continuous at x is equal to -3 आ गया है यहां से क्लियर वैल्यू। क्यों? क्योंकि यहां से देखिए x लेसन और इक्वल टू -3, अगर x की वैल्यू -3 भी रखता हूं यहां पर तो -3 और प्लस के 3, मतलब मैं अगर इस टर्म को ऐसे करना चाहूं, इफ x इज इक्वल टू 3, क्योंकि x लेसन तो है और इक्वल भी -3 की इक्वल भी, तो यहां से अगर मैं इसकी वैल्यू -3 और ये डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूशन मैं कर रहा हूं, यहां पे x की वैल्यू मैंने -3 ले ली, तो ये वैल्यू मेरे पास 3 प्लस 3 मतलब 6 वैल्यू आ रही है। तो ये f ऑफ x की वैल्यू भी यहां से ही आ रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ -3। ये रिजल्ट जो है वो यहां पे पॉसिबल रिजल्ट बन रहा है, जिससे मेरा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। f of x is continuous at x is equal to 3 because left hand limit is equal to right hand limit is equal to f of -3 पुट कर रहे हैं तो भी मेरे पास डायरेक्ट रिजल्ट 6 ही आ रहा है, जो कि मैंने ये करा। अब मुझे प्रूव करना है ये सेकंड पार्ट, जो कि x3 के लिए प्रूव करना है मुझे। तो x3 के लिए प्रूव करने का मतलब ये है कि यहां पे इसका लेफ्ट हैंड लिमिट जो है इसमें वो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3, x की वैल्यू जो वो 3 अप्रोच कर रही है, माइनस आ जाएगा 3 नेगेटिव, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, और यहाँ f ऑफ x, और यहां से लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, और यहां से जो मेरे पास f ऑफ x की वैल्यू वो है -2x, जिसको मैं पुट करके लिख सकता हूं, पुट x इज इक्वल टू 3 minus h as h tends to 0। तो h tends to 0 आने पर मेरे पास ये रिजल्ट बन जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट h tends to 0 नेगेटिव, और यहां से जो मेरे पास रिजल्ट आएगा वो आएगा -2 और ये x की जगह 3 h, तो जिसको मैं लिखूंगा -6। क्यों? क्योंकि मैं -6 और प्लस से 2h, और जैसे हम लिमिट अप्लाई करेंगे, क्योंकि इससे नेक्स्ट स्टेप है h टेंड्स टू 0, -2 × 3 6 और प्लस 2h, और जैसे यहां लिमिट अप्लाई करेंगे रिजल्ट 6 की इक्वल आएगा। इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो मेरे पास -6 के इक्वल आ रही है। अब मुझे राइट हैंड लिमिट चेक करना है, तो राइट हैंड लिमिट के लिए x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव और f ऑफ x, जिसको मैं लिखूंगा पॉजिटिव, और f ऑफ x की वैल्यू यहां पे 6x प्लस 2। तो 6x प्लस 2 में जब हम ये वैल्यू अप्लाई करने वाले हैं तो मैं लिखूंगा पुट x इज इक्वल टू 3 प्लस h एज h टेंड्स टू 0, और जैसे यहां पे पुट करेंगे तो राइट हैंड लिमिट जो है वो लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, और यहां पे 6 × 3 प्लस h प्लस 2, तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, और यहां पे 6 × इस x की जगह पुट करेंगे 3 प्लस h और प्लस 2। नाउ इट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एंड 6 × 3 मीन्स 18 प्लस 6 × h 6h प्लस 2। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे हम h की वैल्यू 0 यहां पे अप्लाई करेंगे, ये वाली टर्म बन जाएगी 0 एंड 18 प्लस 2 मीन्स 20।
ये मेरे पास 20 रिजल्ट आ गया। इसका मतलब ये है कि राइट हैंड लिमिट जो है वो 20 की इक्वल आ रही है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड जो है वो -6 है, राइट हैंड जो है वो 20 है। इंप्लाइज दैट हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, implies that f of x is discontinuous at x is equal to 3। इसका मतलब क्या हो गया कि इस क्वेश्चन में हमारे पास x लेस देन और इक्वल टू -3 दे रखा था और x ग्रेटर देन -3, जिसको मैंने फर्स्ट पार्ट में सोल्व किया कि x इज इक्वल टू -3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ -3 जो वो इक्वल आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है वो -3 पे तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन आ रहा है, जबकि f ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 3 और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट -6 आ रही है और राइट हैंड लिमिट जो वो 20 आ रही है, जिससे दोनों ही लिमिट आपस में इक्वल नहीं है और यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो x इज इक्वल टू 3 है। इसका मतलब जो गिवन फंक्शन है वो 3 पे है, कॉन्टिन्यूस नहीं है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि f of x is discontinuous at x is equal to 3। तो ये कुछ क्वेश्चन थे रिगार्डिंग टू दिस टॉपिक। तो आप लोगों के पास बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों की बुक में मिलेंगे, जिसको आप लोग अब अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो और अच्छी उसमें पकड़ बना सकते हो। थैंक यू।